नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। आज महाराष्ट्र में आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। महाराष्ट्र के शेतकारी कामगार पक्ष शेकाप से जुड़े आदर्श नेता डॉक्टर एनडी पाटिल का आज ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 93 साल की उम्र में निधन हो गया। कोल्हापुर के एपल सरस्वती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोल्हापुर के शाहू कॉलेज में उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे समेत कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आपको बता दें कि डॉक्टर एनडी पाटिल शरद पवार के नेतृत्व में कोऑपरेटिव मिनिस्टर रहे हैं, विधायक के तौर पर काम किया है। विधानमंडल में वे हर वक्त गरीबों और मेहनतकश लोगों के हक की आवाज उठाते रहे। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कोरोना लेकर राहत भरी खबर है। 11 दिन बाद रविवार को रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमण के नए मामले घटकर 7,895 रह गए हैं। हालांकि इस दौरान 11 मरीजों की मौत हो गई है। खास बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की तादाद नए मरीजों से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 41,327 नए मामले सामने आए और संक्रमण से 29 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार को राज्य में संक्रमण के 42,462 मामले दर्ज किए गए और पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 40,386 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब रहे, जिसके साथ ही अब राज्य में 68,900 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,65,346 मरीजों का इलाज जारी है। ओमिक्रॉन केस में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में 8 मरीज मिलने के बाद ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 932 हो गई है। राज्य में कोविड-19 से मृत्यु दर 1.96% है, जबकि रिकवरी दर 94.3% है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच अब राहत भरी खबर आने लगी है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से मुंबई में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी भले ही हुई, लेकिन पिछले 8 दिन से कोरोना के नए केसों में गिरावट देखी जा रही है। रविवार को नए मरीजों की संख्या 8,000 के नीचे दर्ज की गई। पॉजिटिविटी रेट भी 13.72% रह गया। नए मरीजों से ज्यादा पहले से संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं। 3 दिन पहले मुंबई में एक्टिव मरीजों की संख्या 84,352 थी, जो रविवार को घटकर 60,371 रह गई है। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने इसे मुंबई में कोरोना का डाउन ट्रेंड शुरू होना कहा है। डॉक्टर राहुल पंडित के मुताबिक बीएमसी ने घर पर सेल्फ टेस्ट करने वालों पर निगरानी शुरू कर दी है। उनके डेटा मिलने से भी कोरोना की सही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। वहीं बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने बताया कि अगर बुधवार के बाद भी कोरोना के नए मामलों में गिरावट रही तो मुंबई के लिए राहत भरी खबर होगी। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार गंभीर है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर अगले 15 दिनों में समीक्षा बैठक की जाएगी और जिन जगहों पर मरीजों की संख्या कम होगी वहां स्कूल खोलने पर सीएम उद्धव फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 3 सप्ताह से कोरोना और ओमिक्रॉन की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए राज्य में एक बार फिर स्कूलों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या कम है और समीक्षा के बाद स्कूल खोलने पर फैसला होगा। वहीं दुबई और यूएई से आने वाले यात्रियों के लिए मुंबई में अब कोई एसओपी लागू नहीं होगी। पहले एसओपी में ऐसे यात्रियों के लिए 7 दिन होम क्वारंटीन और आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी था, लेकिन बीएमसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि ज्यादा संक्रमण वाले देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू दिशा निर्देश ही दुबई और यूएई से आने वाले यात्रियों पर भी लागू नहीं होंगे। ये आदेश आज रात से लागू हो जाएंगे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान में 3 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह में तापमान ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हालांकि जनवरी के अंतिम हफ्ते में तापमान में एक बार फिर गिरावट हो सकती है। रविवार को सांता क्रूज का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को अधिकतम 31 डिग्री और न्यूनतम 18.6 डिग्री, शुक्रवार को अधिकतम 27.9 तो न्यूनतम 18.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
बीजेपी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि इस मामले में सह आरोपी मनीष दलवी को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। बहरहाल राज्य सरकार ने अदालत में कहा है कि आगामी 27 जनवरी तक नितेश राणे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नितेश राणे पर शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत के फैसले को नारायण राणे परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नितेश राणे के वकील नितिन प्रधान ने अदालत से इस आदेश पर 2 हफ्ते के लिए रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने अदालत से कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, लिहाजा इस आदेश पर रोक लगाई जाए। एनसीपी चीफ शरद पवार का यात्री रूप सोमवार को पुणे में देखने को मिला। वे अचानक पिपरी चिचवाड़ के फुगेवाड़ी स्टेशन पर पहुंचे और अपने कुछ समर्थकों के साथ मेट्रो ट्रेन में यात्रा की। खास बात रही कि पवार ने अपना टिकट भी लाइन में लगकर खरीदा। आपको बता दें कि पिपरी से फुगेवाड़ी के बीच मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ 31 जनवरी से होने जा रहा है। इससे पहले शरद पवार ने लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए यह औचक दौरा किया। शरद पवार ने यात्रा के बाद मेट्रो के अधिकारियों से मुलाकात की और प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन भी देखा। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कैसे इसे तय समय से पहले रेडी किया गया, इसके निर्माण के दौरान कैसे आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया गया। यही नहीं, पवार ने मेट्रो के निर्माण की तकनीक को भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझा है। और मुंबई में साल 1993 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपी और साजिशकर्ता सलीम गाजी की पाकिस्तान में मौत हो गई है। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजी की मौत शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से हुई। सलीम गाजी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का खासम खास माना जाता था। पिछले कई दिनों से सलीम गाजी की तबीयत खराब थी। सलीम छोटा शकील के अवैध कारोबार को संभालता था। 1993 बम धमाकों के बाद दाऊद गैंग के छोटा शकील, टाइगर मैनन और उसके परिवार की तरह सलीम गाजी भी भारत छोड़कर दुबई भाग गया था। हिंदुस्तानी एजेंसियों की नजर से दूर रहने के लिए उसने कई बार अपना ठिकाना भी बदला। सलीम गाजी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया और इंटरपोल के अधिकारी लगातार उसे पकड़ने की कोशिश में भी लगे रहे। हालांकि बार बार अपना ठिकाना बदलते रहने की वजह से गाजी हमेशा एजेंसियों की पकड़ से दूर ही रहा। सलीम गाजी के अलावा कुछ दिन पहले छोटा शकील के खास गुर्गे फहीम मचमच की भी मौत हो गई थी। आपको बता दें कि ब्लास्ट में 250 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आईआईटी बॉम्बे में एक छात्र की आत्महत्या से सनसनी फैल गई है। बीती रात 4:30 बजे एक छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसे आनंद फानन में मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है। छात्र ने अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार था, उसका इलाज चल रहा था। हालांकि मौके से बरामद सुसाइड नोट में छात्र ने आत्महत्या के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई में पिछले साल यात्रियों को लंबी दूरी के लिए मेमू ट्रेनों में सीजन टिकट की व्यवस्था शुरू की गई थी। कोरोना काल से पहले सूरत, पुणे से मुंबई आने जाने वाली यात्री सीजन टिकट पर यात्रा करते थे। मकर संक्रांति के दिन से पश्चिमी रेलवे ने केवल अनारक्षित कोच में बैठने की अनुमति होगी। फिलहाल इनके लिए कोई अलग से कोच नहीं जोड़े गए हैं। मुंबई से गुजरात आने जाने वाली लगभग सभी पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के अलावा कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की गई है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोविड संक्रमण को देखते हुए मुंबई में विवाह पंजीकरण सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। सेवा को जल्द ही नियुक्ति तिथि और समय की सुविधा के तहत शुरू किया जाएगा। बीएमसी इसके लिए वीडियो केवाईसी विकल्प के प्रावधान की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार 50 से ज्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकते हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान 57,534 कोविड टेस्ट हुए हैं।
7,895 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बीएमसी के मुताबिक मरीज में कुल मामलों की संख्या 9,99,862 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान वायरस के कारण 11 लोगों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 21,025 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक जाट पंचायत ने 13 जोड़ों को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। आपको बता दें कि इन सभी जोड़ों ने अंतरजातीय शादी की थी, जिसको लेकर पंचायत ने सभी को समाज से बाहर कर दिया है। सांगली पुलिस ने बताया कि नंदीवाले समुदाय की जाट पंचायत ने 9 जनवरी को सांगली के पलुस में 13 जोड़ों को समाज से बहिष्कृत किया, जिनमें से एक ने पंचायत के फरमान के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने साल 2007 में अंतरजातीय विवाह किया था, जिसके चलते उसे अब समाज से बाहर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुल्ढाना जिले के शेगांव डिपो में जहां एसटी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं, वहीं एसटी के अभिभावक अधिकारी डिपो प्रबंधक और यातायात नियंत्रक इन एसटी कार्यकर्ता के घर जाकर उन्हें काम पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसकी शिकायत एसटी कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से की है। एसटी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले से हम मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। इस तरह की हरकत से उन कर्मचारियों का और भी मनोबल टूट जाएगा जो पहले से ही आत्महत्या की कगार पर हैं। यही एसटी महामंडल के दबाव में आकर आगे चलकर कुछ हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार घर पर दबाव बनाने आए अधिकारी होंगे। औरंगाबाद में सखी वन स्टॉप सेंटर गबन मामले में शिकायतकर्ता को काम से निकाल दिया गया। हैरत करने वाली बात तो यह है कि शिकायतकर्ता को दलित होने की वजह से काम से निकाला गया। वन स्टॉप सेंटर पर काम कर रही पूर्व प्रशासकीय अधिकारी ममता मोरे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में औरंगाबाद के कलेक्टर सुनील चौहान से शिकायत की थी और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन जांच में शिकायतकर्ता को ही दोषी मानकर बिना किसी नोटिस के काम से निकाल दिया गया। यहाँ पे माजी केंद्र प्रशासक बोल के काम कर रही थी। 23 दिसंबर 2021 तक। इसके बारे में हमने आवाज़ उठाई जब हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है, गलत लोगों के नाम बताए जा रहे हैं जो हम लोगों को पता तक नहीं था, और वो मास्टर कहाँ से यहाँ से उठा के कब लेके जाते थे ये भी हमको पता नहीं था। पर हम लोगों ने इसके बारे में जब पुणे आयुक्त कार्यालय हो, कलेक्टर हो या जिमोबा कार्यालय हो, वहाँ पे भी हम लोगों ने बार बार उनके बारे में बताया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे जो कर्मचारी वो आ नहीं रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इनके बारे में बार बार हम लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा भी उनको मैसेजेस दिए हैं, कौन लोग आते थे रेगुलर, कौन नहीं आते थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने जिमोबा अधिकारी हर्षदा देशमुख इनको भी बताया था, पर उन्होंने इसके बारे में कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा हम लोग देख लेंगे क्या करना है। पर जब हमारे पास ये पेपर में जब न्यूज़ आने लगे तो हमने इसके बारे में आवाज़ उठाना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे 23 साल के कारकिर्दी में मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा है कि संस्था ऐसा कुछ घोटाला कर सकती है जो मेरे लिए वो बराबर नहीं लगा है। 23 तारीख से हमको कम इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में आवाज़ उठाई है। कहीं तो भी हम लोग जो भी 4 लोग हमको कम किया गया, हम लोग कहीं तो भी दलित है, ये हमको दलित होने के वजह से हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। खबर सतारा से, जहां माड़ तहसील का एक सरकारी स्कूल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। यहां की पढ़ाई का आदर्श अब हर स्कूल लेना चाहता है। ये स्कूल बच्चों के कला विकास को बढ़ावा दे रहा है। अब गांव के ही नहीं, आसपास के क्षेत्र से बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। सतारा जिले के सरकारी स्कूल के टीचर बालाजी जाधव ने अपनी मेहनत से इस स्कूल को डिजिटल स्कूल बनाया। गौरतलब है कि यहाँ हर बच्चे के पास टैब है, आधुनिक पढ़ाई में माहिर है। पढ़ाई के साथ ही बच्चे को कई सुविधाओं से अवगत कराने पर बालाजी जाधव ने काफी ध्यान दिया है। बच्चों को प्राथमिक तौर पर साबुन और घड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज सरकारी स्कूल के हालात देखकर साक्षर भारत की चिंता है। वहीं दूसरे ओर बच्चे इंग्लिश और महंगे स्कूल छोड़कर इस स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। हाँ, साबुन बनाने का, घड़ी बनाने का एक अच्छी तरह से बच्चे पढ़ते हैं, करते हैं। विश्वास है जादव सर पर, और इस
लॉकडाउन की और ये सब इसका आदर्श लेना चाहिए। हमारे भारत देश या महाराष्ट्र सब यहाँ लोग आते हैं और इसका आदर्श लेते हैं हमारे यहाँ, और पालक होने के वजह से हमारे बच्चे का लोग बाहर से गांव के देखने के लिए आते हैं। इसकी वजह से हमको पालक होने के नाते मुझे बहुत खुशी होती है, और जादव सर का और ये विजयनगर का शाळे का मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बताया कि जब मैं ज्वाइन हुआ था तो 9 स्टूडेंट थे, आज मोर देन 30 स्टूडेंट्स। तो ये सब इस तरह के एक्सपेरिमेंट की ये रिजल्ट्स है। मान लीजिए कि जापान के स्कूल के साथ, अमेरिका के स्कूल के साथ अगर बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आजू बाजू के गांव में जाने लगी। हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक्टिविटी, बच्चे सोप बना रहे हैं, रिस्ट वॉच बना रहे हैं, तो इसका सोशल मीडिया के थ्रू एक्सप्लोर हो गए। और फिर कई डॉक्टरों के बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, कई बिजनेसमैन के बच्चे आ रहे हैं। 4-4 किलोमीटर के बाजू के गांव से भी हमारे स्कूल में अभी बच्चे आना शुरू हुए। लेकिन दिक्कत ये है अभी कि मैं 1st to 4th स्टैंडर्ड के लिए तकरीबन 40 बच्चों के लिए मैं अकेला टीचर हूँ। तो अभी मुझे पेरेंट्स को और बाजू वाले गांव के पेरेंट्स को मुझे रोकना पड़ रहा है कि भाई रुक जाइए, अगला टीचर आने के बाद आप आ जाइए। कथक डांस के सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल के बिरजू महाराज ने दिल्ली के साकेत हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। पंडित बिरजू महाराज 83 साल के थे। हार्ट अटैक के बाद रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी शोक की लहर है। एक्टर अनुपम खेर ने बिरजू महाराज को अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों से याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि महाराज को परफॉर्म करते हुए देखना हमेशा एक जादुई अनुभव रहता था। वहीं माधुरी दीक्षित ने अपने गुरुजी को पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, वो एक लीजेंड थे, लेकिन उनके पास एक बच्चे जैसी मासूमियत थी। वो मेरे गुरु और दोस्त भी थे। उन्होंने मुझे डांस और एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा कि कुछ कलाकार होते हैं और कुछ फरिश्ते। पंडित बिरजू महाराज ही फरिश्तों की श्रेणी में आते हैं। सिंगर लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं। रविवार शाम को खबरें सामने आई थी कि उनकी हालत बिगड़ गई है। हालांकि अब खबर को गलत बताया जा रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लता मंगेशकर के स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट में कहा, झूठी खबरों को फैलते देखना परेशान करने वाला है। आईसीयू में बेस्ट डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। उनकी जल्द घर वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 92 साल की लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया के चलते पिछले हफ्ते अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण भी थे। वहीं अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने कहा कि अभी भी आईसीयू में डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी खराब हालत से अब उनमें थोड़ा सुधार हुआ है। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और नेशनल क्रश कहलाने वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा द राइज का धमाका जारी है। फिल्म के साउथ वर्जन के बाद फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी जोरदार कमाई की है। पुष्पा की लोकप्रियता और सफलता को देखते हुए अला वेंकुटा पुरमुलु के निर्माताओं ने फिल्म को हिंदी में डब करने का फैसला किया है, जो 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि अला वेंकुटू पुरमुलो को हिंदी में डब किया गया है। इस फिल्म को 26 जनवरी 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा राइटर, स्क्रीन राइटर और लिरिस्ट जावेद अख्तर आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। जावेद शायरों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें लेखन की कला उनके पूर्वजों से मिली है। करियर की शुरुआत में जावेद को इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज उनका इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम है। सलीम और जावेद की जोड़ी ने इंडस्ट्री को हाथी मेरे साथी के साथ ही इस जोड़ी ने अंदाज, अधिकार, सीता और गीता, यादों की बारात, जंजीर, हाथ की सफाई जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। सोमवार को शेयर मार्केट में हरा रंग छाया रहा। निफ्टी 0.29% के साथ यानी 52.30 आंकड़ों के उछाल के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 85.88 अंकों की बढ़ोतरी के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में ज्यादातर सेक्टर्स में खरीदारी देखी गई। सबसे ज्यादा तेज रहने वाले
इंडेक्सेस में ऑटो, रियलिटी और एनर्जी रहे। निफ्टी ऑटो में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई, तो रियलिटी और एनर्जी में भी 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। लाल निशान पर बंद होने वाले इंडेक्सेस में फार्मा, बैंक, फाइनेंस और आईटी रहे। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।